दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा भी शैतान हुआ जिसने 436 से ज़्यादा मासूमों की जान ले ली। ये खौफनाक मंजर हमारे उत्तराखंड के चंपावत में घटा था। आज हम बात करेंगे उस आदमखोर बाघिन की जिसने 436 से ज़्यादा लोगों की जान लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवाया है, और कैसे दुनिया के महान शिकारी और पर्यावरण के सच्चे दोस्त सर जिम कॉर्बेट ने अपनी जान पर खेलकर इस शैतान से पूरी दुनिया को मुक्ति दिलाई। तो चलिए सुनते हैं ये सच्ची घटना खुद जिम कॉर्बेट के शब्दों में। जब मैं मलानी में एडिनॉल्स के साथ शिकार कर रहा था, तब मैंने पहली बार उस बाघिन के बारे में सुना जिसने चंपावत में आतंक मचा रखा था। उसे मारने के लिए इनाम रखे गए, बड़े शिकारियों को बुलाया गया और गुरखा फौज भी बुलाई गई, पर सब बेकार रहा। वो सब लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही थी। बाद में पता चला वो नेपाल से आई थी। नेपाल में 200 लोगों को मार चुकी थी, जहां से नेपाली सेना ने उसे खदेड़ दिया, और कुमाऊं आने के बाद पिछले 4 सालों में 234 और लोगों को उसने मार डाला था। नैनीताल पहुंचते ही डिप्टी कमिश्नर बर्थौड मुझसे मिलने आए। वो बहुत अच्छे इंसान थे और अपने ज़िले के लोगों की तकलीफ़ों से बहुत परेशान थे। मैंने उनसे वादा किया कि अगर किसी भी इंसान पे हमले की खबर आई तो मैं तुरंत चंपावत के लिए निकल जाऊंगा। मैंने जाने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली, बाघिन पर रखा सरकारी इनाम हटा लिया जाए, और दूसरी, वहाँ तैनात सभी शिकारी और फौज को वापस बुला लिया जाए। मैं किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए जा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि किसी और की गलती से मेरी जान जोखिम में पड़े। 1 हफ्ते बाद खबर आई कि पाली गांव में एक महिला का शिकार हुआ है, और जब मैं वहां पहुंचा तो सूरज ढलने से पहले ही पूरा गांव बंद दरवाजों के पीछे जाके दुबक गया था। 5 दिनों से कोई घर से बाहर नहीं निकला था। लोगों के चेहरों पर भूख और मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। बाघिन अभी भी आसपास ही थी। पिछले 3 रातों से उसे घरों के पास, खेतों में दहाड़ते सुना गया था। गांव वालों के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो बाघिन को मारा जाए या वो सब भूख से ही दम तोड़ दें। खेल अब शुरू होने वाला था। गांव के मुखिया ने मेरे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा खाली कर दिया था, लेकिन हम 8 लोग थे तो उसमें बहुत घुटन थी। मैंने तय किया कि मैं रात आसमान के नीचे सड़क किनारे बिताऊंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये कितना डरावना है। उस रात चांद पूरा खिला हुआ था। सामने जो सड़क थी वो ऐसा लगता था जैसे दूध में नहाई हो, लेकिन मेरी दाईं और बाईं ओर पेड़ों की जो घनी परछाई पड़ रही थी वो डरावनी थी। गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि साहब, बाघ इसी सड़क पर टहलते हैं। हर बार जब रात को ठंडी हवा चलती तो टहनियाँ हिलती तो उनकी परछाई मुझे जमीन पर नाचती हुई दिखती। ऐसा लगता बल्कि एक नहीं बल्कि दर्जनों बाघ दबे पांव मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी में कई बार रातों को जंगलों में रहा हूँ, लेकिन पहली बार मेरा सामना एक आदमखोर से होने वाला था। जैसे जैसे रात गहराती गई, मेरा आत्मविश्वास जवाब देने लगा। ठंड और दहशत के मारे मेरे दांत किटकिटाने लगे। मैं मन ही मन अपने फैसले पर पछता रहा था जिसने मुझे उस खूंखार जानवर की दया पर छोड़ दिया था। मैं इतना डर गया था कि मेरी राइफल संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। पूरी रात तो मौत का इंतजार करते हुए बीत गई। जब बर्फीली पहाड़ियों के पीछे से सुबह की पहली धुंधली रोशनी फूटी तो मेरा शरीर थकान से चूर हो चुका था। मैंने अपने घुटनों पर सिर टिका दिया। 1 घंटे बाद मेरे साथियों ने मुझे जगाया तो धूप निकल चुकी थी, लेकिन गांव वाले मुझे जिंदा देखकर हैरान थे। उनकी आंखों में मेरे लिए एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अगली सुबह गांव की महिलाएं मुझसे मिलने आई। वे सभी मुझे उस जगह ले जाना चाहती थीं जहां बाघिन ने उनकी साथी महिला का शिकार किया था। ये सभी एक ऊंचे से पेड़ पर पत्तियां काटने का काम कर रही थीं, और वो अभागी महिला जैसे ही पेड़ से उतरने लगी तो झाड़ियों में छिपी बाघिन ने उसका पैर पकड़कर उसे खींच लिया, और देखते ही देखते उसकी गर्दन दबोचकर उसे जंगल में लेकर गायब हो गई। जब गांव के लोग ढोल नगाड़े और बर्तन लेकर उस नाले पर पहुंचे, उस जंगल पर पहुंचे जहां से बाघिन कुछ ही दूर पर थी, तो बाघिन ने एक जोरदार दहाड़ मारी। बस फिर क्या था, पूरी टोली एक साथ मुड़ी और बदहवास होकर
गांव की ओर भाग खड़ी हुई तो एक बंदूकधारी ने ये बताया कि मैंने तो हवा में गोली भी चलाई। मैंने उससे पूछा कि हवा में क्यों, बागिन पे क्यों नहीं? तो उसने कहा कि साहब, बागिन तो पहले ही गुस्से में थी। अगर गोली सिर्फ छूकर निकल जाती तो वो हम सबको भी जिंदा नहीं छोड़ती। मैं समझ गया कि उस बागिन ने यहाँ कैसा आतंक मचाया हुआ है। तो मैं दोपहर को अकेला ही बागिन के निशानों की तलाश में गांव के चारों ओर भटकने लगा। मैं समझ गया कि उस बागिन का आतंक हर इंसान के दिल में बन चुका है, लेकिन मुझे ये काम करना था। मुझे उन सभी का डर खत्म करना था। उस दोपहर मैं अकेले ही बागिन के पैरों के निशान ढूंढने के लिए गांव में भटकने लगा। गांव के मुखिया ने मुझसे कहा कि साहब, आप फसल कटने तक ऐसे ना घूमिए, क्योंकि क्या पता वो बागिन इस फसल में ही छुपी हो। मेरी मौजूदगी में गांव वालों के मन से थोड़ा डर कम तो हुआ और सब काम पर लग गए। मैं अपनी लोडेड राइफल लेकर खेतों में पहरा देता था। शाम तक फसल कट चुकी थी। उस रात मुझे एक कमरा दिया गया, जिसके दरवाजे पर मैंने बाहर से कंटीली झाड़ी लगा दी ताकि कोई आदमखोर उसके अंदर ना आ सके। ठंडी हवा अंदर आ रही थी और आदमखोर बाहर जंगल में घूम रहा था, और मैंने अपनी अधूरी नींद पूरी की। गांव वालों का डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन वो अभी भी मुझे जंगल ले जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। मुझे बागिन के पंजों के निशानों को देखना था, ताकि मैं उसकी उम्र, उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकूं। मैंने एक तरकीब सोची। मैंने गांव वालों से कहा कि मुझे अपने आदमियों के लिए मांस चाहिए और पहाड़ी बकरी यानी घुरल का शिकार करना चाहता हूँ। 3 लोग मुझे रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो गए। मेरा असली मकसद शिकार नहीं, बल्कि उस इलाके को समझना था। हम एक खड़ी ढलान पर खड़े थे। करीब 200 गज की दूरी थी, जहाँ ऊंचे ऊंचे घास होते हैं। तभी मुझे एक घुरल का सिर दिखाई दिया। मेरे साथियों को तो वो भी नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी पुरानी मार्टिनी हेनरी राइफल उठाई और पेड़ की जड़ का सहारा लेकर निशाना साधा। जब मैंने गोली चलाई तो काले बारूद के धुएं से सब कुछ धुंधला हो गया। साथियों को लगा कि निशाना चूक गया है, लेकिन वह जानवर लुढ़कता हुआ नीचे आने लगा। वो गोली सीधे उसके गले के सफ़ेद निशान पर लगी थी। लाखों में एक लगने वाला निशाना। धमाके की आवाज़ से 2 घुरल भागने लगे। मैंने फुर्ती से राइफल दोबारा लोड की। एक के बाद एक 2 सटीक निशाने लगाए। ताज्जुब की बात तो ये है कि वो तीनों शिकार पहाड़ी से फिसलते हुए सीधे मेरे पैरों के पास के नाले में आकर गिरे। उन लोगों ने ये किसी चमत्कार से कम नहीं समझा, जिन्होंने पहले कभी राइफल नहीं चलाई। पल भर के लिए वो आदमखोर का खौफ भूल गए और खुशी से शोर मचाने लगे। शाम तक पूरे गांव में मेरी बहादुरी के किस्से मशहूर हो गए। मेरे साथ गए लोगों ने कहानियों में मिर्च मसाला लगा दिया। वो कह रहे थे कि साहब ने तो 1 मील दूर से शिकार किया, उनकी गोलियों में जादू है जो शिकार को मारकर खुद ब खुद उनके पैरों तक खींच कर ले आता है। खैर, अफवाहें जो भी हो, मेरा मकसद पूरा हो चुका था। मैंने गांव वालों का भरोसा जीत लिया था। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मुझे वो जगह ले जाओगे जहां बागिन का असली ठिकाना है? और सभी बोल पड़े, हाँ साहब, हम आपके साथ जाएंगे। दोपहर के बाद मैं उस जगह के लिए निकला जहां उस अभागी महिला का शिकार हुआ था। हमारे पहाड़ों में रिवाज है कि अगर किसी को आदमखोर उठाकर ले जाए तो उसके परिवार वाले दाह संस्कार के लिए शरीर का जो भी बचा कुचा हिस्सा हो वापस ज़रूर लेकर आते हैं। निकलने से पहले उसके रिश्तेदारों ने मुझसे हाथ जोड़कर विनती की, साहब, अगर हड्डी का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो लेकर ज़रूर आना, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। बचपन से ही मुझे जंगल के संकेतों को पढ़ने का शौक़ रहा है। चश्मदीदों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन ज़मीन पर पड़े निशान कभी झूठ नहीं बोलते। नाले की बारीक मिट्टी ने मुझे बागिन के पंजों के निशान दिखा दिए। उन निशानों से पता चल रहा था कि वो अब बूढ़ी हो रही थी। मैंने देखा कि एक चट्टान के पीछे छिपकर महिला के नीचे उतरने का कैसे उसने इंतज़ार किया होगा और कैसे उसने महिला को पकड़कर घसीटा होगा, उसे दबोचा होगा। वहाँ उस पेड़ की टहनी भी थी जहाँ से उतरते हुए बागिन ने महिला पर हमला कर दिया था। उस टहनी को देखकर कलेजा मुंह को आता था। उस महिला की हाथ की छाल, उसकी उंगलियों की फटी हुई त्वचा उस टहनी पर थी। कैसे उसने अपने आखिरी दम तक
बचने की कोशिश में उस टहनी से चिपके रहने का फैसला किया होगा और कैसे बागिन ने उसको आखिर तक वहीं जान से मार डाला। वहाँ एक खून का बहुत बड़ा धब्बा था जो अब सूख चुका था। निशानों का पीछा करते हुए मैं नाले की झाड़ियों पर पहुंचा जहां बागिन ने अपना शिकार खाया था। आमतौर पर लोग कहते हैं कि आदमखोर हाथ पैर सिर नहीं खाते, लेकिन ये गलत है। अगर आदमखोर भूखा हो तो वो खून लगे हुए कपड़े तक खा जाता है। वहाँ महिला के मुझे कुछ ही कपड़े मिले, कुछ हड्डियाँ मिली जिसे मैंने बहुत ही सम्मानपूर्वक एक साफ कपड़े में लपेट लिया। अवशेष भले ही कम थे, लेकिन उस महिला के दाह संस्कार के लिए काफ़ी थे ताकि उसकी राख माँ गंगा तक पहुँच सके। शाम की चाय के बाद मैं उस गांव की और घटनाओं को जानने के लिए निकल पड़ा। मुझे एक घटना का पता चला जिसने मेरा दिल दहला दिया। एक महिला जो 1 साल से सदमे में है। ये 2 महिलाएं गांव में घास काट रही थी। तभी अचानक बागिन ने महिला की बड़ी बहन पर हमला कर दिया और उसको अपने साथ ले जाने लगी। छोटी बहन डरी नहीं, उसके पीछे 100 गज तक भागती रही। मेरी बहन को छोड़ दो, उसकी जगह मुझे ले जाओ, वो यही चिल्लाते हुए उसका पीछा करती रही। गांव वाले सब देखते रहे। बागिन अचानक रुकी और छोटी बहन की तरफ मुड़कर दहाड़ी। उसकी दहाड़ सुनकर सारे गांव वाले भाग गए। छोटी बहन को सदमा लगा और उसकी आवाज हमेशा के लिए कहीं गुम हो गई। बागिन ने उसकी बड़ी बहन को निवाला बना दिया। जब मैं उस महिला के घर पहुंचा तो वो कपड़े धो रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था, एक बहुत बड़ा दुख। जब मैंने उसे बताया कि मैं उस बागिन से उन सभी को आज़ादी दिलाने आया हूँ, उस बागिन को मारने आया हूँ, तो उसने बड़े उदास मन से हाथ जोड़े और मेरे पैर छुए। मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म महसूस होने लगी क्योंकि मुझ पर इन सभी का बहुत ज़्यादा भरोसा था और अब मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं इन सभी को उस शैतान से मुक्ति दिलाऊं।